हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन आगे ले जाएंगे एंड दैट टॉपिक इज प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी किसी भी रूप में किसी ना किसी टास्क को कल पर जरूर टाला होगा, लेकिन जब ये क्रॉनिक बन जाए, जब ये बार बार होने लगे, तब ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो अगर आपने ये सवाल सोचा है कि मैं शुरू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता तो है कि ये काम मुझे करना है, लेकिन क्यों नहीं, तो आज का ये डिस्कशन आपके लिए है। आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर है क्या? अगर इसकी डेफिनेशन अगर होती तो वो क्या होती? हमें मालूम है कि वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो हमें करना है, पर फिर भी हम उसको डिले करे जा रहे हैं। हमें मालूम है कि वो धीरे धीरे करके हम जितना डिले करते रहेंगे वो टास्क हमारा और मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा, लेकिन हम अपने को फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं और उसको टालते जा रहे हैं। अगर सिंपलेस्ट वर्ड्स में प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने की कोशिश करें तो वो ये है। ये एक तरीके से एक माल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी है हमारे ब्रेन की। वो क्यों यूज कर रहा है उसे? क्योंकि उसे बस एक काम करना है कि भाई ये काम मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है, मुझे इसे बच के रहना है। और करते करते कहीं ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अब पता कैसे चले कि मैं एक प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ? तो कुछ कुछ साइंस हैं उसको समझने के लिए कि हाँ यार ये तो अक्सर ऐसा नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेशन किसी किसी को होता है, शायद सबको होता है, बट अगर वो काफी ज्यादा होने लग जाए तो क्या करें, कैसे पता करें? पहला, हर वक्त एक घबराहट लगी रहती है। काम है, कर नहीं रहे हैं लेकिन घबराए भी जा रहे हैं। दूसरा, शायद मैं टू डू लिस्ट पे टू डू लिस्ट बनाए जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी काम करने तक नहीं पहुंच रहा हूँ। तीसरा, हमेशा इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब मूड होगा, जब सही मूड होगा तो काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सही मूड कभी आता ही नहीं है। चौथा, उस काम को छोड़ करके ना हम सब काम कर रहे हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट काम है। अपनी टेबल साफ कर ली है हमने, कमरा साफ कर लिया है हमने, कुछ अलग इंपॉर्टेंट किताब पढ़ ली है हमने, सामान अरेंज कर लिया है हमने, बस वो काम जो हमें करना था हमने वो ही नहीं किया। और इसके लिए एक टर्म भी है, प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। जो कर रहे हैं वो है तो प्रोडक्टिव, बस वो नहीं है जो हमें करना था। और एक साइकिल इसके साथ चलने लग जाती है। वो कैसा है? स्ट्रेस नहीं किया, गिल्ट आने लगा, और गिल्ट के साथ साथ अपने पे शर्म आने लगी कि यार मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आलसी हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो समझ जाइए प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। और यहाँ ना ब्रेन का, मैं तो कहूँगी, टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। यहाँ दो ब्रेन एरियाज बहुत जरूरी हैं। एक है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम अपने ब्रेन का सीईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम हमारा इमोशनल ब्रेन कहते हैं। होता कुछ यूं है कि हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे सीईओ को, यानी कि फ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है। बट भला ऐसा क्यों? अब आप ये सोचिए कि एक टास्क है, आपको डेडलाइन मिल चुकी है, आपने अपनी टू डू लिस्ट बिल्कुल बना ली है और बस आपको शुरुआत करनी ही है। अब ये है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें ये अलार्म दे रहा है कि इसे करो, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हैं। हमें अपनी मीटिंग, हमें अपनी प्रेजेंटेशन, हमें अपना सिलेबस, एग्जाम आ रहा है, तैयारी करनी है। लेकिन तभी हमारा इमोशनल ब्रेन या तो डर महसूस करने लगता है, घबराने लगता है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बोरिंग होने लगा है ये काम। अब यही अलार्म जाती है हमारे इमोशनल ब्रेन को कि ना, ये तो डेंजर है, ये तो ठीक नहीं है, इसे अबॉर्ट कर दो। और वहां हम अबॉर्ट कर देते हैं अपना मिशन। तो लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर ज्यादा जोर से काम करने लगता है और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बैक सीट ले लेता है। इसी तरह से जो अभी प्रीति बता रही थी कि हम टास्क अवॉइडेंस करते हैं, क्योंकि हमें हमारे लिम्बिक सिस्टम को टेम्पररी रिलीफ देना है, तो हम नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, दोस्तों से बात कुछ भी करने लगेंगे। हमारा फ्रंटल लोब कह रहा होता है डेडलाइन आ रही है, डेडलाइन आ रही है।
हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा होता है और हमारा लिम्बिक सिस्टम और ज्यादा हाईजैक हो रहा होता है, और हम कंप्लीट तो करते हैं बट एकदम अंत में आके बहुत डर कर, बहुत सहम कर और बहुत घबरा कर। अब यही जो पूरी एक प्रक्रिया है और ये जो एक सिस्टम बन जाता है, ये क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन के तरफ इंडिकेट करता है। यहाँ कुछ न्यूरोकेमिकल्स भी हैं, जैसे कि डोपामिन, जो कि हमें क्विक रिलीफ यानी हमारे क्विक रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। तो ये क्या कहेगा कि छोड़ो, नहीं करते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लेजी हो, बट आपको रिलीफ चाहिए क्योंकि आपके इमोशंस को अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी तरह से स्ट्रेस मैकेनिज्म बढ़ता है, जहां नॉरएपिनेफ्रिन और फिर हमारा मूड रेगुलेटिव मैकेनिज्म सेरोटोनिन आता है। और ये दोनों थोड़ी देर बाद जब हमें अच्छा लगता है तो हमें केपेबल तो फील कराते हैं, लेकिन फिर से जैसे हम टास्क की तरफ बढ़ते हैं, हमें ऑन द एज अलर्ट पे लाकर छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा ब्रेन काफी सारे इमोशन पे भी इवॉल्व करता रहता है। तो देखते हैं कि ये इमोशंस क्या है ना, जो कि हमें अब इस पूरे चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। इमोशंस, बिलीव्स और बिहेवियर्स, ये तीन क्या क्या है जो हमको इस प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। पहला, फियर ऑफ फेलियर और शेम, कि मैं जैसे ही काम करने बैठा मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट गुड इनफ, और आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, और आई एम वर्थलेस, और समथिंग जो कि मेरे को बहुत सारा शेम लेके आएगा। अब ये कॉग्निशंस और ये इमोशंस अपने आप में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। इतना डिस्कम्फर्ट दे जाते हैं उस वक्त, ही लगता है कि इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, चलो कुछ और करते हैं। दूसरा, हम में से बहुत सारे लोग परफेक्शनिज्म की तरफ बेंट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि तब तक काम शुरू ही नहीं करेंगे जब तक कि हम उसको परफेक्टली ना कर पाए। तो परफेक्ट करने के चक्कर में हम काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। एक और मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव फटीग या ओवरवेल्म महसूस करना। अब यहाँ ना, हाँ, हमारा एक लॉन्ग टर्म सिस्टम काम कर रहा होता है। जैसे कि अगर किसी को कंडीशन हो एडीएचडी चाइल्डहुड से, या कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री रही हो, या बर्नआउट कि बहुत साल हो गए एक ही नौकरी में हैं, या बहुत दिन से कॉलेज जा रहे हैं लेकिन यू नो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से एक नेगेटिव एस्पेक्ट बनता गया है, तो ब्रेन क्या करता है, रादर देन अप्रोच करने को टास्क को, ब्रेन वहां अवॉइडेंस क्रिएट करता है। तो ब्रेन को पता तो होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन ब्रेन मूव ही नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कॉग्निटिव फटीग में है, बिकॉज ये सारे कंडीशंस में है वो काफी लंबे टाइम से, है ना। इसके अलावा इमोशनल अवॉइडेंस, एंजाइटी, सैडनेस या बोर्डम टास्क को क्रिएट ट्रिगर कर सकती है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी एंग्शियस है, अगर डिप्रेशन है उसे, और उसे तो होता क्या है कि हम इन सारे, और अगर आप में ये सारी चीजें हैं तो आप इनको और फर्दर एग्रीवेट करने की जगह इनसे भागना चाहोगे, तो आप टेम्पररी रिलीफ खोजोगे और वहीं आप अपने हर टास्क पे प्रोक्रेस्टिनेट कर जाओगे। और पांचवा आता है लैक ऑफ इंटरनलाइज स्ट्रक्चर। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो तभी काम कर पाते हैं जब उनको कोई एक्सटर्नल एक स्ट्रक्चर मिले, एक एक्सटर्नल प्रेशर उनको फील हो। इतना ज्यादा प्रेशर नहीं कि वो उनके लिए डैमेजिंग हो जाए, पर इतना कि हाँ वो इनिशिएट तो कर पाए। लेकिन अगर इस तरीके का उनको माहौल नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरनली वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक काम आया, उस काम ने इमोशनल डिस्कम्फर्ट दे दिया हमको। जैसे ही हमको इमोशनल डिस्कम्फर्ट हुआ, हमको अवॉइड करना है उसको, हमें इंस्टेंट कुछ काम करना है जिससे कि हमें एक टेम्पररी रिलीफ मिले। जैसे ही हमको रिलीफ उस वक्त तो मिल जाता है, लेकिन अभी भी हमारा काम तो हुआ नहीं। अब इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिल्ट, और गिल्ट के साथ शेम,
और वो धीरे 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 करके वो डिस्कम्फर्ट की साइकिल हमारी रिपीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। और एक और चीज है, आप सोचो अगर सेम चीज सालों साल चली जा रही है, वो एक दिन से नहीं हमने लर्न किया, शायद हमने बहुत बार वो लर्निंग करी है, जिससे अब हमारे न्यूरल नेटवर्क्स ही ऐसे डेवलप हो गए हैं कि जैसे ही डिस्कम्फर्ट आता है, हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, हम प्रोकेस्टिनेट कर जाते हैं। तो बिल्कुल। अब जानते हैं कि हम्म। इसको मैनेज कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने कहा, हम ना प्रोक्रेस्टिनेट टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट खुद को एक अनवांटेड फीलिंग से बचाने के लिए करते हैं। अब जानते हैं कि ये फीलिंग, हम इसे अवॉइड क्यों करते हैं। क्योंकि हमें डिस्कम्फर्ट होगा इस फीलिंग से, लेकिन यहीं से की शुरू होती है ट्रीटमेंट की। एक बहुत छोटी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं RAIN, रेन। तो पहले जरूरी है इस प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर को समझने के लिए कि आप अपने इमोशंस, आप अपने फीलिंग को रिकॉग्नाइज करें। टाइम दे खुद को ये पता करने के लिए, या खुद से पूछें कि ये हो क्यों रहा है, आखिर मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा या रही हूं। जब आप अपने आप को अलाउ करते हो और इन्वेस्टिगेट करते हो मोर कि ये क्यों हो रहा है, इसके बाद जरूरी है कि आप खुद के साथ थोड़ा नर्म पेश आए। तुम खराब हो, तुम आलसी हो, तुम्हें आदत हो गई है की जगह, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं या रही हूं तो मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। मेरे पास टेक्निक्स हैं, मुझे बस लर्न करना है, इट्स फाइन। ये सारी बातें खुद को समझाना, अपने ब्रेन को ये कंफर्ट देना कि इट्स ओनली अ इमोशन, जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव है, और मुझे लर्न करना है, इसे मैनेज करना इज द ट्रिक गोइंग अहेड। और उसके लिए एक, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे ग्राउंडेड। क्योंकि बड़ा है तो ब्रेन के लिए वो डिफिकल्ट है, एंजाइटी प्रोवोकिंग है, इवन बोरिंग है। तो वो प्रोकेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है बिकॉज दैट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू इट। हमने क्या किया, छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े से स्टार्ट ही नहीं करेंगे, एक वेग फॉर्म में थोड़ा सा चालू करेंगे। और जैसे ही चालू करेंगे, लेकिन ग्राउंडेड होकर के, एंजाइटी के स्पेस से नहीं। ग्राउंडेड होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सिट विद आवरसेल्व्स, वी कैन टेक सम डीप ब्रेथ्स, so that our body starts feeling relaxed and brain starts to feel safe। जैसी ब्रेन सेफ फील करेगा, बॉडी रिलैक्स्ड फील करेगी, उसके बाद हम अपने को छोटे छोटे टास्क में काम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम काम स्टार्ट करेंगे, हाई चांसेस हैं कि हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। और साथ में एक और चीज आती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सोचा कि मैं तो प्रोकेस्टिनेटर ही हूँ, ये तो मेरा पैटर्न ही है और पता नहीं क्या क्या, मैं तो काम को टालता ही रहता हूँ। इसको डी शेम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट इज इट वॉज जस्ट अ कोपिंग मैकेनिज्म विच योर ब्रेन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट यू, एंड नाउ you know that even if this डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ हे भगवान, दिस कोपिंग मैकेनिज्म, इस वाले को फिर से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। Okay. अ, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डी शेम द पैटर्न। कहीं ना कहीं मैं प्रोकेस्टिनेटर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ करके हम अपने आप को इतना शेमफुल फील करा रहे होते हैं, एंड इट डजंट हेल्प। क्रिटिसिज्म नेवर हेल्प्स अस, वो हमको और ज्यादा डराता है। जिससे कि अगर हम अभी 1 किलो प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे तो हम 4 किलो प्रोकेस्टिनेट करेंगे, इट इज नेवर गोइंग टू गेट लेसर। ओके। तो सबसे पहले कंपैशन के साथ कि ठीक है, ये मेरे ब्रेन ने एक टेक्निक बनाई थी कोप करने के लिए वंस अपॉन अ टाइम, जो अब वो खुद से बिना मेरे चाहे भी यूज में आ जा रहा है। अब मैं समझ रहा हूं, अब मैं उसमें धीरे धीरे काम करूंगा या करूंगी, पर इससे मुझे शेमफुल नहीं फील होना है। ओके। हम्म। अगेन, शेम फील करूंगा तो वो और ज्यादा फियर प्रोवोकिंग हो जाएगा।
और ऐसे ही हमारा जो चौथा एक वे है टू वर्क ऑन अ प्रोक्रेस्टिनेशन इज, जो मैंने पहले एक बात करी थी ना कि हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनल डेडलाइंस पे इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे इंटरनल डेडलाइंस के साथ अगर हम एक एक्सटर्नल एंकर भी बना दें, विच मीन्स कि हमने शायद एक अपना बॉडी डबल बना दिया है। बॉडी डबल कैन बी अ फ्रेंड जो कि हमारे साथ में बैठ के पढ़ रहा है। वो वर्चुअल स्पेस में भी कोई पर्सन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो इंसान अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो पर्सन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, बट एक दूसरे का एंकर वहां पे है। वो थर्ड वे में भी हो सकता है कि जो हमारे ऐसे कॉन्फिडेंट हैं, जो हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जो हमें डी शेम, जो हमें शेम नहीं फील कराते हैं, हम उनको बोले कि हाँ यार 2 दिन में ना मेरे को ये काम खत्म करके देना है। तो वहां से हमारा एक एक्सटर्नल प्रेशर बन जाएगा कि हाँ हमें काम करना है। हाई चांसेस है कि उस प्रेशर के संग वी विल बी एबल टू मूव अहेड। एब्सोल्युटली। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, और वो है कि जैसा मैं पहले कह रही थी, अगर ऑलरेडी एक व्यक्ति इमोशनली हर्ट है या एक इमोशनल बैगेज है, ट्रॉमा के रूप में, एंजाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, तो अभी जो हमने टेक्निक्स डिस्कस किए, बॉडी डबल करना, इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, अपने पुराने पैटर्न्स को शेम करना, लेकिन न्यू पैटर्न्स को शेम नहीं करना, न्यू पैटर्न्स को इनकरेज करना, छोटे से शुरू करना, बहुत छोटे से, ताकि हम एक न्यू न्यूरो केमिकल वेवलेंथ बना सकें। ये हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी एक नेगेटिव साइकिल में है बिकॉज ऑफ द क्रॉनिसिटी ऑफ सम अदर इलनेस। जरूरी है कि आप थेरेपी की तरफ जाएं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, अपने एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन और इमोशनल रेगुलेशन के लिए थेरेपी स्टार्ट करें। और यहाँ पर अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से टेक्निक्स जानने की कोशिश करें, ताकि वो आपको अनबर्डन करने में हेल्प कर सके आपके नेगेटिव इमोशंस। Please remember this, that procrastination is not a battle. It is a practice where you just have to learn the new way. Forcing yourself is not going to help you. Discomforting, yeah, talking negative is not going to help you. Only way going forward is to learn the positive and the new way to move ahead. If not yourself, any therapist can help you. And uh, we also will be meeting you again with a new discussion on how ADHD and trauma is linked to procrastination. So please stay tuned.